नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा सीआरपीसी 41 क्या होता है और अगर आपको सीआरपीसी 41A के तहत पुलिस के द्वारा नोटिस भेज दिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे नोटिसेस का समाधान क्या है और सीआरपीसी 41A कितना खतरनाक है और ये लोगों की हिफाजत के लिए लाया गया, क्या इसके पीछे क्या मंशा रही है कानून बनाने वालों का, पूरा एनालिसिस आप इस वीडियो में देख पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि हमारे संविधान ने आर्टिकल 21 दिया है और आर्टिकल 21 इसीलिए दिया गया है कि हर एक नागरिक को राइट टू लाइफ का अधिकार है, हर इंडियन सिटीजन को राइट टू लाइफ का अधिकार है ताकि वो अपने लाइफ को जी सके, पूरी लिबर्टी के साथ जी सके। लेकिन पुलिस पहले मनमाने ढंग से हिरासत में लेना और गिरफ्तारी करती रहती थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 रोक लगाता है, बावजूद इसके बिना किसी औचित्य के गैर कानूनी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पर बार बार आरोप लगाए जाते रहे। सीआरपीसी 41A के तहत जो नोटिस आता है उसमें भी कई स्टेप्स बताए गए हैं, उसके कई सब सेक्शन है जिसके तहत बताया गया कि कब आप नोटिस को इशू करेंगे। उसमें जो सीआरपीसी का सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 है उसके तहत बताया गया है कि नॉट रिक्वायर्ड टू बी फंडामेंटली अरेस्टेड अंडर सेक्शन सीआरपीसी 41 सब क्लॉज 1 के तहत यह बताया गया है कि भाई जब यह लगे कि इस तरह के अगर गिरफ्तारी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तभी 41A का नोटिस पुलिस भेजे, यानी कि गिरफ्तारी उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि अपीयरेंस इज मैंडेटरी, अदरवाइज इट कैन बी रीजन ऑफ अरेस्ट। अब आप देखिए एक दूसरा ग्राउंड, भाई अपीयरेंस इज मैंडेटरी का मतलब है कि आपको अगर नोटिस मिल गया है 41A का तो आपको उसमें अपीयर होना ही है, और अगर आप अपीयर नहीं होते हो तो केस चाहे कैसा भी क्यों ना हो आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने का यह एक वन ऑफ द रीजन है। इसलिए अगर आपको नोटिस मिल जाए सीआरपीसी 41A का तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। अब मैं आपको इसके कुछ हिस्ट्री और फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि भाई ये 41A कब आया और कैसे आया। अगर आपको नोटिस मिला हुआ तो आपको जानना चाहिए, अगर आप अवेयर होंगे, अगर आप खुद ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आप ठीक तरीके से इसको डील कर पाएंगे। जब 2008 में 41A को ऐड किया गया तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कई ऐसे मामले थे जहां पुलिस अगर चाहती तो जो आरोपी है उससे पूछताछ करके मामले को सुलझा सकती थी, लेकिन पुलिस ने उस पर दबाव बनाया और खास तौर से दहेज से जुड़े हुए मामलों में 498A के मामलों में पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट करती थी। उसको रोकने के लिए यह आदेश आया था। इसको अमेंड किया गया 2010 में, लेकिन 2008 में जो था वो क्या था वो मैं आपको बताता हूं, फिर 2010 में क्यों अमेंड हुआ 41A। सबसे पहले जो 41A 2008 में था उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूं। द पुलिस ऑफिसर में इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज not required under the provisions of subsection 1 of the section 41 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other places as may be specified in the notice। ये तो आपको बताया गया है जो 2008 में इसको ऐड किया गया 41A, लेकिन 2010 में जो मे था, यानी जो शुरू में मे था उसको रिप्लेस करके शैल कर दिया गया। शैल क्यों कर दिया गया कि अब तो अगर आपको नोटिस मिल जाए तो आपको जाना ही होगा, अपीयर होना ही होगा। इस पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था और बहुत फेमस केस है, अर्नेस्ट कुमार का केस है और उसके बारे में बताया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 41A को लेकर के अर्नेस्ट कुमार के केस में जो कहा था वो मैं रीड आउट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इन अर्नेस्ट कुमार केस दैट इशूइंग ए नोटिस ऑफ अपीयरेंस अंडर सेक्शन 41A वाज थॉटफुली implemented. The Supreme Court held that their endeavor in this judgment is to ensure that the police officer does not arrest any accused unnecessarily and the magistrate does not authorize detention casually and mechanically.
अब आपको मैं ये बता दूं कि इस इंटेंशन के साथ में जो सीआरपीसी का सेक्शन 41A है वो आया था, ताकि जो मनमाने तरीके से अरेस्ट होता है उसको किसी तरीके से रोका जा सके। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको भी मिसयूज किया जा रहा है, और आपके पास अगर 41A आ गया हो तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अरनेश कुमार का जो ऑर्डर था ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर था। इस पर मैं सेपरेटली आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप ठीक तरीके से अरनेश कुमार के ऑर्डर को समझ पाएंगे। 41A पर ही 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पे अपना कुछ फैसला सुनाया था, जिसमें जो केस था वो अमनदीप सिंह जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली था। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मॉडल फॉर्मेट इशू किया, जिसमें यह बताया कि आप इसी फॉर्मेट के तहत आप नोटिस इशू करेंगे। यानी कोई भी पुलिस या कोई भी आईओ अगर नोटिस 41A के तहत इशू करना चाहता है तो उसी फॉर्मेट के तहत इशू करेगा। साथ ही साथ यह भी क्लियर कर दिया कि अगर आप नोटिस इशू करेंगे तो साफ साफ लिखेंगे कि अगर कोई इस नोटिस को कंप्लाई नहीं करेगा, यानी कि नोटिस मिल जाने के बाद भी अगर कंप्लाई नहीं होता है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ताकि एक वार्निंग की तरह लगे और जिसको भी यह नोटिस मिला हो वो इसके महत्व को समझ पाए और निश्चित रूप से वो इसे कंप्लाई करे। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी सेक्शन 41A सब क्लॉज 3 और 4 के तहत पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है अगर आपने 41A नोटिस को कंप्लाई नहीं किया है। तो जब हम सीआरपीसी 41A के सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम इसके हिस्ट्री और फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इसका सेक्शन जो है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 41A है, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है, जिसमें यह कहा गया कि वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर टू द नोटिस अनलेस फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर बिलीव्स दैट ही आउट टू बी अरेस्टेड। अब इसमें यही है कि पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो है ये दिया गया कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर्स को लगता है तो अरेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको इसका एनालिसिस के अंदर बताऊंगा कि जो ये 41A है, अगर हम इसको एनालिसिस करें तो जिस उद्देश्य के साथ में इसको बनाया गया था, क्या वो इस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है या नहीं पूरा कर पा रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इस 41A के तहत पुलिस को ही विवेकाधिकार मिल गया है कि वो 41 सब क्लॉज 1 या 41 सब क्लॉज A में से किसका चुनाव करे। यानी कि पुलिस को अरेस्ट करना है या नोटिस भेजना है। पुलिस किसी मामले में किसी को अरेस्ट कर लेना चाहती है या नोटिस भेजना चाहती है, ये तय करने का अधिकार पुलिस को मिला हुआ है, जो कि आइडियली ठीक नहीं दिखता है। और जो हम आरोप पुलिस के ऊपर लगाते हैं कि पुलिस मनमानी करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से फिट बैठता है। दूसरा चीज ये है कि हमने इसमें एक बहुत ही ओपन वर्ड्स छोड़ दिया, जैसे रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पिशन जैसे शब्दों को पुलिस मिसयूज कर सकती है। अब आप सोचिए कि रीजनेबल कंप्लेंट को जांचेगा कौन, कि रीजनेबल कंप्लेंट था, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन था या रीजनेबल सस्पिशन था। बहुत सारे आरोप पुलिस के ऊपर लगते रहते हैं कि पैसे खा करके फेक एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया। क्या ऐसे मामलों में केवल परेशान करने के लिए पुलिस नहीं कर सकती है कि वो रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके वो किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करे। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिस के समक्ष पेश होने के बावजूद पुलिस के पास गिरफ्तारी करने की ताकत है। अगर पुलिस के समक्ष कोई मान लीजिए कि 41A के नोटिस को कंप्लाई करने के लिए वो पुलिस के पास में आईओ के समक्ष पेश होता है, तो अगर पुलिस चाहे, आईओ चाहे तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। उसके पास अगर रीजनेबल कोई वैलिड रीजन है तो गिरफ्तार कर सकता है। एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसको राइटिंग में बताना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ में अभी भी ये ताकत है कि 41A को कंप्लाई करते वक्त वो गिरफ्तार कर ले। इस मामले में ये और वैलिडेट करने के लिए मैं आपको एक केस का हवाला दूंगा। वो केस है तनुजा रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स। एफआईआर हुआ था सेक्शन 420 में और 406 में। एफआईआर आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 में हुआ था। दिसपुर पुलिस स्टेशन में हुआ था। दिसपुर पुलिस स्टेशन से 3 पुलिस कर्मियों ने, जो आरोपी थे, 1 बजे रात को फोर्सफुली अरेस्ट करके थाने लेकर के आए। अदालत ने बहुत फटकार लगाई और इस तरीके के कृत्य को असामान्य कृत्य कहा।
जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको हथकड़ी पहना करके या जिसको फोर्सफुली थाने लेकर के आ गई, उसकी जो राइट ऑफ लाइफ थी उसका हनन हुआ या नहीं हुआ। तो स्वाभाविक रूप से तनुजा रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स के केस से हमें यह सबक मिलता है कि पुलिस अपनी मनमानी, जो उसको मनमानी करने का एक अधिकार मिला हुआ, जो भ्रष्ट पुलिस को अधिकार मिला हुआ है, वो निश्चित रूप से संभव है कि वो मिसयूज करे लॉ को और मिसयूज करके वो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर ले, उन्हें फंसाने की कोशिश करे। तो निश्चित रूप से इस पे भी सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि नोटिस आपके पास आ गया है, इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो समाधान के लिए सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग में रख लें कि नोटिस को हर हाल में कॉम्प्लाई करना है, नोटिस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो नोटिस को कॉम्प्लाई करने के बारे में तो आप जरूर सोचें। जैसे नोटिस मिले, अगर कम समय दिया गया हो तो आप एक बार रिप्लाई करें, रिप्लाई करके आप दोबारा समय की मांग कर सकते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आप तुरंत नोटिस मिलने के तुरंत बाद आप सीरियसली किसी वकील से संपर्क करें और संपर्क करके सलाह मशवरा करें कि ट्रांजिट बिल लें या एंटीसिपेटरी बिल लें। ट्रांजिट बिल तब लिया जाता है जब आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, यानी आप रहते किसी और स्टेट में हैं और एफआईआर किसी और स्टेट में हो गया हो और वहां पे 41A कंप्लाई करने के लिए जाना हो, तो आपको ट्रांजिट बिल मिल जाता है अगर आप किसी से बात करें तो। एंटीसिपेटरी बेल आपको वहीं उसी कोर्ट में जाकर के लेना होगा जहां से जिस पुलिस थाने में जो है एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई वैलिड रीजन है और वैलिड रीजन की वजह से अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़े टाइम बाद आप पेश होना चाहते हैं, तो आप ऐसा आईओ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप समय की मांग कर सकते हैं और थोड़े टाइम बाद आप निश्चित रूप से पेश हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको 41A से संबंधित जो फैक्ट्स है, जो जानकारी है, वो आपको पता चली होगी। अगर और भी कुछ आपको डिटेल चाहिए तो आप जरूर बात करिएगा, आपको पूरी सहायता करेंगे। अगर आपके पास भी नोटिस आया है और आप सहायता चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर ले। हमारी वेबसाइट dalila.in पर विजिट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं, care@dalila.in पर ईमेल भी करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।